हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं कुछ आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च कैसे की जाती है, लॉन्च करने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, कैसे आप डिसीजन लेंगे, ए टू जेड पूरा प्रोसेस हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में। लेकिन यहाँ पे खास बात यही है कि आपको ना सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी होंगी, तभी आप जो है कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वैसे मैं बड़ा वीडियो बनाने काफी ज्यादा अभी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उस पर व्यूज मतलब ड्यूरेशन जो व्यू आता है बहुत ही कम आता है, राइट। मतलब हमने बनाया आधे घंटे का वीडियो, तो उस पर जो है टोटल वॉच टाइम जो मेरे पास में दिखता है, जो एवरेज व्यू आता है वो 4 मिनट या 5 मिनट का आता है। इसलिए लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में थोड़ा सा दूरी बना कर रखता हूँ, 10 से 15 मिनट ही वीडियो बनाया जाए। लेकिन यस, बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि ये कंपनी स्टार्ट कैसे किया जाता है, कैसे रन करना चाहिए, कैसे रन होती है, तो बहुत ही डिटेल में। और इसी वीडियो का, अगर इस वीडियो में डिपार्टमेंट की ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं फ्रेंड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आप वहां से अगर कंपनी के डिपार्टमेंट, उनके फंक्शन, उनके वर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, रन कैसे कराई जाती है, कौन कौन से आप कैंपेन रन कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, कंपनी क्यों लॉन्च करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यस, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है ये माइंड मैप पे होने वाला है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी माइंड मैप के ऊपर था, काफी डिटेल में, काफी बड़ा वीडियो था, समथिंग अराउंड आधे घंटे के आसपास का वीडियो था। तो ये भी कितना बड़ा होगा अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट बड़ा होगा, राइट। चलो, अभी सारी जो इंस्ट्रक्शंस देने थे मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे माइंड मैप ओपन करते हैं और वहां समझते हैं कि क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलो, ऐसा वीडियो आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही इन डेप्थ हर चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे समझिएगा अगर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो। चलो, मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे फार्मा कंपनी स्टार्टअप एक हेडिंग आपको दिख रहा है जो कि सेंटर में लिखा हुआ है। इसके आगे थिंक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो फार्मा मार्केटिंग कंपनी स्टार्टअप मीन्स एक मार्केटिंग कंपनी कैसे हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ थिंक क्यों लिखा हुआ? थिंक लिखने का मतलब यह है कि अगर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो पहले सोचिए कि आप फार्मा कंपनी क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी जो चीजें लिखी हुई हैं बड़ी दिखाई देंगी, राइट। तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। क्या सोचना है आपको? वाई यू वांट टू लॉन्च द फार्मा कंपनी। जब मार्केट के अंदर इतनी ढेर सारी कंपनी ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रेंड, देन आप क्यों नई कंपनी लेके आना चाहते हो? अंडरस्टैंड, आपका पर्पज क्या है लेके आने का? विच प्रॉब्लम यू विल सॉल्व, कौन सी ऐसी दिक्कत है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है आप जो सॉल्व करने वाले हैं, ये सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मोस्ट ऑफ द लोग क्यों लेके आते हैं फार्मा कंपनी? पैसा कमाने के लिए। कभी भी ना किसी भी बिजनेस का मनी जो होता है ना एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई काम करने जाओगे ना तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपको पैसा कमाना है ना तो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोगों की कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही होगी, लोगों की हेल्प हो रही हो, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हो, लोग आपसे जुड़ रहे हो, लोग आपकी बातों को सुन रहे हो। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको सर्विसेज आप ऑफर करने लगते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और आपके प्रोडक्ट चलने लग जाते हैं और बिजनेस जनरेट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो कौन सा प्रोडक्ट आप मतलब आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आने वाले हो, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज लेके आने वाले हो? देखो, फार्मा मार्केटिंग कंपनी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम मेडिसिन सेल करने जा रहे हैं, नो। फार्मा मार्केटिंग कंपनी का मतलब होता है कि आप सर्जिकल के भी आइटम सेल कर सकते हैं, इंजेक्टेबल्स भी सेल कर सकते हैं, आप टैबलेट कैप्सूल सिरप भी सेल कर सकते हैं, या फिर कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज से टेलीमेडिसिन भी उसी में आ जाता है, या टेलीफोनिक कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई ऐप स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड द फार्मा। ठीक है, फार्मा में ये सारी चीजें काउंट हो जाती है। तो कौन सी आप ऐसी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोचना। दूसरी बात ये है कि आप जब आपने प्रॉब्लम सोच ली तो कौन सी स्पेशलिटी को बिलोंग करता है। क्या वो गायनेक स्पेशलिटी में है, पीडिया में है, बच्चों का प्रॉब्लम है, बड़ों की प्रॉब्लम है, फीमेल्स की प्रॉब्लम है, गायनेक हो गए मतलब आर्थोपेडिक का है, ईएनटी का ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है,
न्यूरो से रिलेटेड है, कौन सी स्पेशलिटी में आप जो है जाना चाहते हैं, कौन सी टाइप के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको एकदम स्पेसिफाइड कर लीजिए। प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप कितने लोगों के साथ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने लोगों के साथ हमें कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, ये कैसे मुझे पता चलेगा। देखो ये हमारे फंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनिशियल जो सीड फंड है वो हम कितना लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। क्या मैं 10 मेडिकल रैप के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप 10 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 20 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है फंड कितना है आपके पास में। अगर आपके पास 20 मेडिकल रैप के इक्वल फंड है तो बिल्कुल आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब फंड कितना होना चाहिए, इसके लिए तो खैर आपको बजटिंग में जाके समझना पड़ेगा, या फिर आप मुझसे पर्सनल एक सेशन ले सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप मुझसे पर्सनल जूम कॉल बुक करके डिटेल थोड़ा सा आप बजटिंग को समझ लीजिए, तब आप फंड साइड डिसाइड कर पाएंगे कितना फंड आपके पास में होना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए का फंड लेके चल रहे हैं तो आप समझिए आप और एक मेडिकल रैप सिर्फ काम कर सकते हो फील्ड के अंदर, बस इतना ही आप मान के चलो। इससे ज्यादा फील्ड फोर्स आप इंक्रीज करोगे तो आपके फंड की स्टेबिलिटी पुअर होती जाएगी, मतलब एक अच्छा आप एवरेज अच्छा फंड लेके नहीं चल रहे हो, ऐसा मान के चलो। बाकी 10 लाख में आप 4-5 मेडिकल रैप रख के भी काम चला सकते हो। लेकिन जब हम कोई भी कंपनी फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि मेरे पास में कम से कम 1 लाख रुपीज का रिजर्व फंड होना चाहिए, जब कंपनी का सारा खर्चा निकालने के बाद, जिससे मैं अपने फील्ड फोर्स को अब खर्चा बर्चा कर सकूं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकूं, जो कस्टमर है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकूं, मीटिंग्स करा सकूं, बहुत जो जरूरत की चीजें उन सब चीजों को रन कर सकूं, ला सकूं, इनपुट है, गिफ्ट है, बहुत सारी चीजें होती है, सब चीज हो सके, इतना फंड हमारे पास में होना चाहिए, जिसको हम अच्छा सीड फंड बोलते हैं। ठीक है, 1 ईयर का आपके पास पे होना चाहिए लगभग। तो सीड अमाउंट मैंने बता दिया, सीड अमाउंट आप इसी हिसाब से, सीड अमाउंट आपका 5 लाख भी हो सकता है, 5 लाख में देखो कंपनी स्टार्ट हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि 5 लाख में हम फार्मा कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो का भी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि 5 लाख रुपए में अगर कंपनी स्टार्ट करना तो आप कैसे करोगे, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो आप वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो, डिटेल में वहां नहीं जाएंगे, बट यस इनिशियल स्टेज में आप 5 लाख के साथ चाहो तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो सीड अमाउंट आप 5 लाख से लेके आपका 10, 15, 20, 50, 1 CR जितना भी हो जाए उतनी अच्छी बात है। अब जब आप ये फार्मा बिजनेस करने जा रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फार्मा का एक्सपीरियंस होगा, फार्मा का नॉलेज होगा, प्रोडक्ट के बारे में पकड़ होगी, कस्टमर से पकड़ होगी, कस्टमर से रिलेशनशिप होगा, जिसकी वजह से बिजनेस कर रहे होंगे। आपका कौन सा स्ट्रेंथ है इसके अंदर जिसकी वजह से आप फार्मा के अंदर आ रहे हो, ठीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखो मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेशन करते हैं ना, तो वो लोग IT बैकग्राउंड से होते हैं, डिजिटल बैकग्राउंड से होते हैं, वो लोग बीटेक करने के बाद तब फार्मा के अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो काम करने आते हैं। देखो अगर आप उस टाइप के बैकग्राउंड से आते हो, मतलब जो फार्मा से कोर फार्मा से नहीं हो, फिर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, उस कंडीशन के अंदर मैं आपको एक बेटर सजेशन दूंगा, फिर आप ऑफलाइन मार्केटिंग ना करके ना आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाओ, जो आपका पावर है, जो आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, अंडरस्टैंड। आप ऑफलाइन में जाके ना फंस सकते हो, उसमें ट्रैप में जा सकते हो, बहुत सारी ट्रेडिशन आपको मतलब सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और डिजिटल चीजों की आपको समझ है, नॉलेज है, तो वहां पे बहुत जल्दी से ना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अंडरस्टैंड। और वो बहुत तेजी के साथ ग्रोइंग भी है। तो अगर आप उस पॉइंट से आते हैं तो मतलब इस ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो, अदरवाइज आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके अराउंड देखो फार्मा को कैसे आप रन कर सकते हो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज करके, राइट। तो ये आपको प्लान करना चाहिए। इसके बाद जब ऊपर के तीनों पॉइंट हो जाते हैं फ्रेंड, आप थिंकिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, सीड अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, देन आता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यस, अगर जब सब कुछ सही है, ठीक है, आपने प्लान कर लिया है, अब जो स्टेप है वो है आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो पहला हम यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम करिए ताकि आपको बड़ा बड़ा ये दिखता रहे, तो या फिर छोटा कर दूं तो और भी सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी, ज्यादा छोटा कर देंगे तो दिखेगा नहीं ना, इतना ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पे बड़ा दिखेगा, समझ में आएगा। हाँ, पहले बात करते हैं हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कितना खर्चा आएगा। तो मैं साथ में जहां जहां खर्चे वाली बात है मैं बताता भी चलता हूँ। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कुछ खास खर्चा नहीं आता फ्रेंड, बहुत ही आसान होता है। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किसी भी CA या CS, ये काम बेसिकली CS का होता है, बट CA के थ्रू अटैचमेंट में ये लोग रहते हैं, किसी भी CA के थ्रू आप जो है अपना, या CS के थ्रू अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका ID प्रूफ हो गया, जो कि आधार कार्ड हो सकता है या आपका पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी ID प्रूफ आपका हो जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, मतलब कि जब आप कंपनी स्टार्ट करने जा
जा रहे हैं तो आप ड्रग लाइसेंस भी बनवाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स ड्रग लाइसेंस में लगता है वही कंपनी इनकॉर्पोरेशन में लगता है। तो 3-4 आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके ऑफिस का जो है जो एड्रेस होगा वो हो गया। तो ऐसे 4-5 चीजें जब सीए से आप मिलेंगे तो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, बता देगी इतनी चीजें मुझे दे दो। 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने, मैक्सिमम मान के चलो 1 महीने के अंदर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सीए को दे देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर सीए क्या करता है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने पे आपको सीआईएन नंबर मिलता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैन पैन, ये सब बनवाना पड़ता है, सब वो सीए आपको बता देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। बस आपको इसमें 15,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में खर्चा आएगा। अब ये खर्चा सीए टू सीए वेरी भी करता है, अंडरस्टैंड, कोई फिक्स इसका रेट नहीं है, सीए टू सीए वेरी करता है। आप जहां जिससे भी कांटेक्ट करेंगे उसके हिसाब से निगोशिएट कर लीजिए। ठीक, पहला काम स्टेप है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना। अब जो कंपनी का और इनकॉर्पोरेशन कर लेंगे, जिस नाम से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे उसी सेम नेम से आपको जीएसटी लेना होगा। जीएसटी लेने का भी खर्चा 1,000 से लेकर 2,000 रुपए के बीच में लगता है। किसी भी सीए से के थ्रू आप ले सकते हैं, जिससे आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया उसी से जीएसटी बना लीजिए, या किसी लॉयर के थ्रू बना सकते हैं। जीएसटी बनाने में कंपनी इनकॉर्पोरेट में कोई खर्चा गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन ये लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बनाते हैं, इसलिए खर्चा देना पड़ता है। ठीक है, ये भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बाकी इसमें खर्चा कुछ लगता नहीं है। एक्चुअल गवर्नमेंट का जो खर्चा है कुछ भी नहीं है, जीएसटी फ्री बन जाता है। तो यहाँ पे आप जीएसटी बना लेंगे, 2 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी रजिस्ट्रेशन में लगेगा वही लगेगा सेम। इसके बाद आपका आता है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस डीएल जिसको बोलते हैं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस कंडीशन के अंदर आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल या फिर आप फूड सप्लीमेंट का काम करने जा रहे हैं या आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का काम करने जा रहे हैं, इन तीनों ही केस के अंदर फ्रेंड आपको डीएल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ड्रग लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेडिसिन का काम करने जा रहे हैं, मींस एलोपैथिक मेडिसिन का काम करने जा रहे हैं, उसी केस के अंदर आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ड्रग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए होता है वो तो फूड लाइसेंस। अब जिस नाम पर से कंपनी इनकॉर्पोरेट किए रहेंगे उसी नाम से आपको ड्रग लाइसेंस बनाना होता है, उसी सेम एड्रेस पे ड्रग लाइसेंस बनाना होता है। तो अब फूड लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है? अगर हम ड्रग लाइसेंस ले रहे हैं, सीधी सी बात है, मल्टीविटामिन, अमाइनो एसिड्स, कोएंजाइम, क्यूटिन, ये सब लॉन्च करने के चांसेस बन जाते हैं, जिसको लॉन्च करके बेचने के लिए हमें फूड की कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्ट, इसलिए हमको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जब नई कंपनी हम बनाते हैं तो ये 3-4 डॉक्यूमेंटेशन हम कर ही लेते हैं, जीएसटी, ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस। इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम हो जाएगा। बस कंपनी लॉन्च करके चलाने के लिए, इंडिया के अंदर मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने नाम से प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिस नाम से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और उसमें भी अगर आयुर्वेदिक में जाओगे तो सब सिर्फ जीएसटी और इनकॉर्पोरेशन 2 ही चीज की जरूरत पड़ेगी, बाकी झंझट और भी खत्म हो जाता है। राइट, चलो, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, लाइसेंसिंग वाला प्रोसेस हो गया। अब ड्रग लाइसेंस बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ड्रग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है उसका भी मैं एक वीडियो पूरा सेपरेट बनाया हूं, हाउ टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर या हाउ टू स्टार्ट अ होलसेल, तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपनी चलाने जाते हैं तो हमको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, उसका सेपरेट वीडियो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके या फिर आई बटन पे आ जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें पार्ट में नहीं जाते हैं। तो ड्रग लाइसेंस आप ले लेंगे, ठीक है। ड्रग लाइसेंस लेने में टाइम बता देता हूं आपको, आपके एरिया के हिसाब से खर्चा आएगा, ये 30,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा चला जाएगा ड्रग लाइसेंस बनाने में। ठीक है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मतलब प्रयागराज में रहता हूँ, तो यहाँ जो खर्चा है लगभग होलसेल का लाइसेंस बनाने 50-60 हजार रुपए के आसपास खर्चा आता है। एक्चुअल जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो 5-6 हजार रुपए या मैक्सिमम मोटा 8 हजार रुपए, इससे ज्यादा खर्चा नहीं लगता। लेकिन क्या है कि अब सरकारी काम है, आपको मालूम है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फूड लाइसेंस आप खुद से चाहो तो बना सकते हैं, ये भी फ्री में बनता है। 1 साल का फीस 100 रुपए होता है बस। ठीक है, अगर 10 लाख तक का टर्नओवर आप शो करते हैं उस कंडीशन के अंदर आपका सिर्फ जो है 100 रुपए एनुअल फीस जाता है। आप उस पर जाके ड्रग की फूड एंड ड्रग की जो वेबसाइट है वहां जाके खुद बना सकते हैं या सीए के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आप उसके ज्यादा अपना टर्नओवर शो करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपका ज्यादा पैसा लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं ध्यान देने वाली बात बता देता हूँ, वैसे तो खैर वो काफी डीप बात है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, जानकारी में रहे आपके, कि यहाँ पे फूड लाइसेंस जब आप बनवाने जाएंगे आपके अपने सीए के पास में या खुद बनाने जाएंगे, उस केस के अंदर आपको जो फूड का जो
मल्टीविटामिन ने सिर्फ उसके सेल को ही स्पेसिफाइड करना है, कंपनी के टोटल टर्नओवर को काउंट नहीं कर लेना है जब फीस की बात होगी तो, ठीक है। तो वहां पे एनुअल जो टर्नओवर है सिर्फ मल्टीविटामिन का काउंट करके 100 रुपए आप दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की वजह से या सीए कंफ्यूजन फार्मा का नहीं मालूम रहता, तो वो क्या करते हैं बहुत ज्यादा फीस चार्ज करने लग जाते हैं इसका फूड लाइसेंस का, जबकि एनुअल फीस सिर्फ 100 रुपीज है बस। अगर 10 लाख तक का टर्नओवर होगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो फूड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहीं लिख के आता है, अंडरस्टैंड, उसको देख लीजिएगा क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया मेरे पास में कि ज्यादा फीस लग गया है, तो वो समझने का फेयर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो ये समझ के लगाइएगा। 10 लाख तक का मैंने 2 साल पहले देखा था, अगर बढ़ गया वो लिमिट तो अलग बात है, पर 10 लाख रुपए तक का 100 रुपए एनुअल फीस जाता है। अब 1 साल का बनवा लो, 2 साल का बनवा लो, 5 साल का, 10 साल का, चाहो तो आप एक बार में फूड लाइसेंस बनवा सकते हो। 5 साल का फीस देके बनवाओगे तो 5 साल के लिए हो गया, फिर से फीस रिन्यूअल करना होगा, फिर से फीस जमा करना पड़ेगा, सीधी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, जीएसटी, ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस सब कुछ हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपने शुरू में कंपनी जब लॉन्च करने के लिए प्लान किया तभी मैंने बताया था कौन सी स्पेशलिटी कहाँ पे क्या प्लान आपने किया हुआ है, वही वाला स्टेप यहाँ पे दोबारा आ जाता है। अब आप जो भी स्पेशलिटी, जो भी एरिया आपने प्लान करके कंपनी स्टार्ट किया हुआ है, उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर आप कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ में काम करेंगे। जैसे मैंने प्लान किया कि मैं पीडिया में अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, पेडियाट्रिक प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तो पेडियाट्रिक प्रोडक्ट तो लेके आऊंगा, लेकिन पेडियाट्रिक में कौन कौन से प्रोडक्ट लाऊंगा उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। या फिर गायनेक में हम बात करें कि गायनेक सेगमेंट में अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आएंगे। अब जो फ्रेंड प्रोडक्ट होते हैं ना, वो 2 टाइप के बेसिकली होते हैं, एक होता है जनरल प्रोडक्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड, ठीक है। जनरल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जनरल प्रोडक्ट फ्रेंड ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो जनरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आ रहे होते हैं, राइट, उन्हीं को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। या फिर जनरली मोस्ट सेलिंग साल्ट्स आल्सो अवेलेबल इन जेनरिक्स, जेनरिक में भी वो साल्ट अवेलेबल है, जेनरिक में भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, उनको हम जनरल प्रोडक्ट बेचते हैं। इनको इन प्रोडक्ट्स को बेचना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि कहीं लेके गए, बोला मैं जेनरिक वाला क्यों ना दे दूं, डॉक्टर बोल रहा है आपका ही क्या ले लूँ, दूसरी कंपनी का ले लूँ, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन सब बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे जरूरत होती है। जनरल प्रोडक्ट को सेल करना थोड़ा सा टफ होता है। जनरल प्रोडक्ट में जब तक आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होंगे, बॉन्डिंग नहीं होंगे, तब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ता है। अभी जनरल प्रोडक्ट के साथ में अगर आप लॉन्च करते हैं, बट जनरल प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी, शायद सही से नहीं बोल पा रहा हूँ क्या, एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ अभी सही है ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी जो है ज्यादा है, और वहां पे हम मामले में फंसते हैं, कहीं भी हमारा में लिक्विडेट नहीं हो तो स्कीम देके हम लिक्विडेट कर सकते हैं, इसलिए जनरल प्रोडक्ट अपने पास में कुछ न कुछ होना चाहिए, राइट। अब जनरल प्रोडक्ट का सेल्स जनरेशन स्टेप्स देख लेते हैं कि अगर आपको जनरल प्रोडक्ट सेल करना है फ्रेंड, उस केस के अंदर ना आप कौन कौन सी एक्टिविटीज मार्केट के अंदर कर सकते हो, राइट। देखो ज्यादा डिटेल के लिए, किसी चीज के लिए आप ना मुझसे जूम कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हो, नंबर मैंने यहाँ फिर सेकंड में डाल दूंगा, ठीक है, जूम कंसल्टेशन, क्योंकि हम बहुत जाएंगे तो ये घंटों का टॉपिक है, दिनों का टॉपिक है, जिसको मैं कम से कम टाइम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेल्स जनरेशन देखो, एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है जो आप फील्ड में कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड, जब तक आप रेगुलर कॉल नहीं करेंगे ना, कुछ भी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि रेगुलरिटी से क्या होता है ना, डॉक्टर समझता है हाँ भाई ये बंदा आता है, इस नाम की कोई कंपनी है, ये पर्टिकुलर पर्सन मेहनत कर रहा है, थोड़ा उससे इंटरेक्शन होता है, और बार बार जाने से क्या होता है, उस आदमी की अच्छाइयाँ बुराइयां पता चलती है, अंडरस्टैंड। रेगुलर कॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के साथ में। दूसरा है कैजुअल कॉल, कैजुअल कॉल इसलिए क्योंकि आपको कैजुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, जब तक कैजुअल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कैजुअल रिलेशन रहेगा तो आप फिर ये चीज को कर सकते हैं। इसके बाद रिमाइंडर कार्ड, केवल्स को, केवल्स क्या होते हैं, की ओपिनियन लीडर्स इनको बोलते हैं, जो सिटी के टॉप बड़े अच्छे डॉक्टर्स होते हैं और हमारी कॉल भी ले लेते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं अगर मेरा कॉल ही नहीं लेते, उनको केवल नहीं बोला जाएगा। केवल मतलब जो जिनके पास अच्छा पेशेंट है, जिनके पास पोटेंशियल है, और साथ ही साथ वो मेरा कॉल भी ले लेते हैं, उनको हम केवल्स बोलते हैं। उनको डेली रिमाइंडर लगाते हैं, इसकी संख्या 20-25 हो सकती है, आप अपने कंपनी के अंदर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन उसमें से हम स्पेसिफाइड कर लेते हैं कि यार ये 4-5 डॉक्टर हैं जिनको मैं डेली रिमाइंडर लगाऊंगा बिना भूले हुए, अंडरस्टैंड। तो इससे बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। स्मॉल इनपुट आप प्लान कर सकते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट जो 100-200 रुपए वाले गिफ्ट आते हैं, स्टेपलर हो गया, टेबल टॉप हो गया, पेन होल्डर हो गया, बहुत सारे ऐसे ना, जैसे ये देखो पेन होल्डर है, कौन सी कंपनी का है, ये देखो रोजूर गोल्ड, मेरे ब्रदर ने दिया था, इंडिया के उस पर बना हुआ है, देखो कौन सा है, PH कोई ब्रांड है, रोजूर गोल्ड है, ठीक है, इस टाइप का ना, ये देखो बहुत अच्छा सा लगा हुआ है। चरक में भी हम लोगों ने ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूट किया था। खास बात ये ओपन हो जाता है ऐसे, राइट। तो
इस टाइप के छोटे छोटे इनपुट टेबल टॉप स्टेपलर जो डॉक्टर्स के यूज के होते हैं और कस्टमर के जो आपके फार्मेसी वाले हैं उनके यूज की चीज़ें होती हैं, स्मॉल इनपुट। सेल्स एक्टिविटी बहुत सारे हम करते हैं। सेल्स एक्टिविटी में फिर हम ओपीडी कैंप हम जैसे कि कर सकते हैं, देखो नीचे मैंने दी भी है ओपीडी कैंप, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। बीएमडी कैंप कर सकते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए कुछ भी क्रिएटिविटी जो आपके माइंड के अंदर आती है, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओपीडी कैंप हो गया। आरटीएम, आरटीएम मतलब राउंड टेबल मीटिंग, जब 5-7 डॉक्टर को एक टेबल के 5-7 डॉक्टर को बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, डिनर वगैरह कराते हैं, उसको हम आरटीएम बोलते हैं। छोटे से टॉपिक के ऊपर इसके अंदर डिस्कशन होता है, प्लस ड्रिंक वगैरह होता है, बातचीत होती है, और इसी के अंदर डिस्कशन हो जाता है, उसको हम आरटीएम बोलते हैं। पर्सनलाइज्ड इनपुट आप दे सकते हो, मतलब पर्सनलाइज्ड इनपुट मतलब होता है जिस पर्टिकुलर डॉक्टर या केमिस्ट को हम गिफ्ट देने जा रहे हैं उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ, अंडरस्टैंड, मतलब इस टाइप का जो स्पेशलाइज्ड उसी लिए बनाया गया उसको पर्सनलाइज्ड इनपुट बोलते हैं। प्लस आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, ये सब चीजें की जाती हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमको एक्टिविटी करनी चाहिए बिजनेस जनरेट करने के लिए, यही सारी है। आप बोलोगे और कोई सा जुगाड़ बता दो, ये हम सब कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हो, सीधी बात है। अगर आप कर रहे हो ना सही तरीके से नहीं कर रहे हो, अभी कैजुअल जो रिलेशनशिप वाली बॉन्डिंग है ना वो पुअर, बाकी यही चीज है। बाकी इसके बाद अगर कोई और एक्टिविटी आप करना चाहते हो तो टोटल फ्रेंड वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, कंपनी के ऊपर, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होकर चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको जूम कॉल बुक करके मुझसे बात ही करना होगा। बट मोटा मोटा अगर आप कंपनी रन करें तो इतनी चीज को बहुत आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं, इससे 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम बात आ जाते हैं कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड पे। तो कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड क्या होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड में मोस्टली जो होते हैं फ्रेंड न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड से आते हैं। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड को कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड क्यों बोला जाता है? इनको कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड इसलिए बोला जाता है फ्रेंड, क्योंकि जब आप जनरल प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया उसमें आपने ब्रांड को कॉपी किया होता है कि वो कुछ भी, कोई न्यूमोसिलाइट बेच रहा है मैं भी न्यूमोसिलाइट बेचने लगा, कोई एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल बेच रहा है मैं भी बेचने लग गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं वो डिजीज सेंट्रिक डेवलप, वो वहां पे ना मॉलिक्यूल सेंट्रिक प्रोडक्ट होता है। बट जब कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये डिजीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि पीसीओडी हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए मैंने ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप किया। तो जब मैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूं ना, उसका कंपोजिशन कुछ और होगा, सन फार्मा वाले कुछ और होगा, डॉक्टर रेड्डी वाले का कुछ और होगा, मेडले वाले का कुछ और होगा, सिप्ला वाले कुछ और होगा, इंटास वाले कुछ और, मतलब 10 कंपनियां अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के प्रोडक्ट डेवलप कर रही है ना, 10 कंपनियों का जो कंपोजिशन होगा ना फ्रेंड वो अलग अलग होगा। यही इस कॉन्सेप्ट सेलिंग की ना ब्यूटी है। तो यहाँ इससे सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलता है कि सबके अपने कॉन्सेप्ट हैं डॉक्टर को कन्विंस करने की उनका प्रोडक्ट बेटर क्यों है। इसके अंदर बेसिकली आप देखेंगे फ्रेंड, आज का जो नया ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को डेवलप करने में लग गई हैं। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो इसके लिए सेपरेट सेपरेट डिवीजन लेके आ रही हैं, बहुत एग्रेसिव काम कर रही हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स ना मार्केट से बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने बताया ना ये डिजीज सेंट्रिक प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली, यहाँ पे सब्सिट्यूशन बच जाता है। यहाँ पे अभी केमिस्ट वाला 10+5 लूंगा मैं, अभी कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है, 10+5 आप दोगे नहीं, अभी वो ना ब्रांड सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता, उसको मजबूरी, अगर वो पर्चा फिर बाउंस कराए डॉक्टर का या फिर आपका ब्रांड रखे। अब 10+1 का स्कीम दोगे ना तो भी रखना पड़ेगा। अभी केमिस्ट आज चौड़े होके बोल रहा है कि नहीं 10+3 या 10+4 से मेरे काउंटर पे कोई मेडिसिन आता ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं, मैं रखूंगा ही नहीं। जाओ प्रिस्क्रिप्शन बाउंस कराओ। आप डॉक्टर के ऊपर टाइट हो जाओ कि आपका प्रिस्क्रिप्शन बाउंस करा है, मेडिकल स्टोर वाले से बात कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा ना, मेडिकल स्टोर वाले को रखना ही पड़ेगा ये जो मेडिसिन है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो बाउंड हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो आप बोलोगे वही बात मानना पड़ेगी, क्योंकि किसी और का वो कॉम्बिनेशन तो आता नहीं है। यही चीज का, इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं। छोटी कंपनीज कुछ डेवलप करके बेच नहीं पाती, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए ना आपको न्यूट्रास्यूटिकल जो कंपोजिशन है उसको पढ़ना बहुत पड़ता है, इसकी जो है स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती, तभी आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। हम सेल्स जनरेशन स्टेप में समझते हैं इस बात को, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो मैंने जनरल प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में हमने देखा, जो सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं वही सारे स्टेप यहाँ भी फॉलो करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी स्पेशल है, अलग है। वो सारे तो कॉमन ही है जो को फॉलो करने ही करनी है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पे स्पेशल फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी चीजें मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। रेगुलर कॉल विद कंसिस्टेंसी, कैजुअल कॉल्स, डेली रिमाइंडर, स्मॉल इनपुट, सेल्स एक्टिविटी, ओपीडी कैंप, कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्सेप्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। देखो मैंने ये जनरल में नहीं बताया था, जनरल में उतना अच्छा काम नहीं करता बिकॉज सब वही कॉमन सबका वही है, कुछ स्पेसिफिक अलग जो यूएसपी नहीं बता पाओगे, लेकिन यहाँ पे काम करेगा। यहाँ अगर कॉन्फ्रेंस करके आप कॉन्सेप्ट को समझा ले गए ना, तो आपको पक्की बात है 20 डॉक्टर आए होंगे ना, 2-3 डॉक्टर वहां पे ब्रेक हो जाएंगे, 100% ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है।
पर्सनलाइज इनपुट, डिटेलिंग, यहाँ पे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रॉन्ग डिटेलिंग स्टोरी, यही एक ऐसा बैरियर है ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज को सेव करके रखा है। ये स्टार्टअप, पीसीडी कंपनी ये चीज डेवलप नहीं कर पाती। तो अगर एज ए कंपनी आप स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन डेवलप कर लेते हैं अपने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए ना, वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको डेवलप किया हुआ है। डिटेलिंग यहाँ पे ना वर्बटम डिटेलिंग याद होनी चाहिए एमआर एंड मैनेजर को भी, और वो भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू। जो मैंने बताया आपको ना कि क्या बोलते हैं डिटेलिंग स्टोरी होनी चाहिए, वो एमआर एंड मैनेजर को वर्बटम याद होनी चाहिए और एक स्टोरी के फॉर्म में याद होना चाहिए। और वो स्टोरी जो डॉक्टर चैम्बर के अंदर बताते हैं, डॉक्टर उस चीज को सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। क्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उस प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर जो भी कंपोजिशन होता है उसका मैकेनिज्म एक्शन ना आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड पता होना चाहिए। जब उसको मैकेनिज्म एक्शन पता रहेगा तभी वन बाय वन चीजों को ऐड करके ना आप बताएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, राइट। न्यूट्रास्यूटिकल की यही ब्यूटी है। तो ये सारे स्टेप जो है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब ये सारे स्टेप होते हैं, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करना है तो आप इस वाले कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की मैंने बात कर लिया। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका दो टाइप का होगा, जनरल प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रास्यूटिकल। दोनों कैटेगरी में कैसे सेल करेंगे, कैसे सारी चीजें हम जान लिए। उसके बाद हम तो लेबल डिजाइनिंग। अभी ये लेबल डिजाइनिंग क्या होता है? लेबल डिजाइनिंग मतलब एक प्रकार से पैकिंग डिजाइनिंग जो होती है। पैकिंग, अब जब आप कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग, जब आप प्रोडक्ट बनवाते हैं, चाहे आप कॉन्सेप्ट सेलिंग बनवाएं चाहे आप जनरल प्रोडक्ट बनाएं, दो तरीके से लेबलिंग होती है। एक तो लेबलिंग मतलब यहाँ पैकेजिंग, सीधी मैं बोलता हूँ ज्यादा आप समझ में आएगा, या फिर मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ ना, पैकेजिंग कर देते हैं। लेबलिंग डिजाइनिंग की जगह पैकेजिंग कर देते तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में ना, राइट। उसको बेसिकली वो होता है, अगर मैं फार्मा के लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको पैकेजिंग ही बेसिकली हम बोला, उसको लेबलिंग ही बोला जाता है, लेकिन चलो आपके समझने के लिए हम यहाँ पे पैकेजिंग कर देते हैं। अब पैकेजिंग जो डिजाइनिंग होती है दो तरीके से होती है। एक तो आप जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप बनवा रहे हो, मैन्युफैक्चरर, वो जैसा बना के देंगे वैसे ले लेंगे, 5 7 10 डिजाइन आपके पास भेज देगा, बोले इसमें जो चूज कर लो, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। ये बहुत ही कॉमन और ट्रेडिशनल तरीका है, इससे ना कुछ स्पेसिफिक चीज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सही मामले में ना आपको अपनी पैकिंग डिजाइन करवानी चाहिए। देखो प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन करने में, एक पैक डिजाइन करने में 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए खर्चा हो सकता है। सारे प्रोडक्ट का डिजाइन करो, बट फोकस ब्रांड का जरूर डिजाइन करवा लो, या कहीं सस्ते में कोई मिल जाए तो उससे डिजाइन करवा सकते हो, ठीक है। तो उसको आप क्या करना है, आपको डिजाइनिंग कॉस्ट जाएगा, लेकिन ये वन टाइम होगा, जब तक प्रोडक्ट चलता रहेगा वही डिजाइन चलता रहेगा, राइट। तो अच्छे से आप डिजाइन करा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, इसके बाद आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया, पैकेजिंग डिजाइन कर लिया, कैसा कार्टन रहेगा, कैसा बॉटल रहेगा, उसके ऊपर कैसा लिखा रहेगा, कौन सा कलर रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर आपको प्लेस करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं फ्रेंड, उसमें हमें पास सबसे बड़ा हार्डल क्या आता है, सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरर कौन है जो सबसे बढ़िया मेडिसिन बना के हमको देगा। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको समझने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरर ना ऑलमोस्ट सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो आप ऑर्डर देने जा रहे हो ना, अगर आप उसको स्पेसिफाइड कर दो, देखो भाई ये ऐसा पैकेजिंग रहेगा, ऐसा टेस्ट रहेगा, ऐसा फ्लेवर रहेगा, ऐसा टैबलेट रहेगा, ऐसा ये रहेगा, ऐसा वो रहेगा, पूरी चीज आप रिटर्न फॉर्म में स्पेसिफाइड कर लो, देन आप मैन्युफैक्चरर के साथ बात करोगे तो आप जैसा चाहते हो वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आएगा, अंडरस्टैंड। अगर आप पूरी तरह मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही डिपेंड हो जाओगे तो जैसा वो बना के दे रहा है वैसा लेना पड़ेगा, फिर मार्केट में आप यूएसपी क्रिएट नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट का। तो पहले आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए ना, मार्केट में जाओ, जो अपने कंपटीटर ब्रांड्स हैं 5-10 ब्रांड आप लेके आओ और उनके साथ में ना वहां पे स्टडी कर लो अच्छे तरीके से, किसका टेस्ट अच्छा है, किसका फ्लेवर अच्छा है, किसका पैकिंग अच्छा है, किसकी कौन कौन सी अच्छाइयां बुराइयां, सब नोट कर दो। नोटबुक पेपर बनाओ, वहां पे सारी चीजें नोट कर लो, अब वहां से आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए वही डिजाइन वैसे प्लान करके पूरा नोट डाउन कर लो। अब सेम चीज शेयर करो आप मैन्युफैक्चरर के साथ, ओके। तो वो हम डिजाइन कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद वर्किंग प्लानिंग हम करेंगे, इसमें काफी चीजें हैं तो इसको थोड़ा बाद में, उसके पहले के और नीचे की चीजें हम समझ लेते हैं। विजुअल डिजाइनिंग, ठीक है। अब विजुअल डिजाइनिंग आप मेरे साथ भी करा सकते हैं, मैं इसको सजेशन देता हूं, मैं डिजाइनिंग भी करा देता हूं, ठीक है। तो विजुअल डिजाइनिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फिलहाल। तो विजुअल डिजाइनिंग जो है कैसे कराएंगे, अट्रैक्टिव विजुअल डिजाइनिंग कराएंगे। और जो फोकस ब्रांड है उसको कोशिश करिए 2 पेज डिटेलिंग करवाइए, ठीक है। 2 पेज डिटेलिंग उसका रखिए, वो ज्यादा अच्छा होता है, इससे काफी फर्क पड़ता है। प्रिंट मटेरियल, वो भी जो प्रिंट मटेरियल आपका चिटपैड भी हो जाता है, प्लस आपके जो
आप रेंज कार्ड देने वाले हैं डॉक्टर को, वो कोई क्लिनिकल ट्रायल देने वाले हैं, वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आप कंपनी रन करना चाहते हैं तो देखो फील्ड में जाने से पहले, वर्किंग करने से पहले फ्रेंड ये सारी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपका हो गया, पैकिंग आपका अच्छा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर चला गया, फिर विजुअल डिजाइनिंग करा लीजिए, प्रिंट मटेरियल अपना बनवा लीजिए, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप लॉन्च मार्केट में कैसे करने जा रहे हैं, केक कटिंग एक्टिविटी करेंगे, चॉकलेट बांटेंगे, क्या करेंगे, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। वो आप प्लान कर लीजिए, कितने डॉक्टर के साथ में लॉन्च करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, वो प्लान कर लीजिए। कैंपेन फॉर द सेल जनरेशन, सेल जनरेट करने के लिए, बिजनेस जनरेशन, आप कंपनी लॉन्च करने जा रहे हो। कंपनी लॉन्च करते समय बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कंपनी लॉन्च किए और एमआर को प्रेशर दे दो सेल आ जाएगा। नहीं, ये गलत बात है, एमआर सेल नहीं लेके आता है। ये बहुत सारे लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप फार्मा कंपनी लॉन्च करने जा रहे हो, नॉट ओनली फार्मा कंपनी, कोई सी भी कंपनी लॉन्च करने जा रहे हो ना, उसमें जो शुरुआत के दिनों के जो सेल आते हैं ना, शुरू के जो सेल आते हैं, आप लॉन्च करने जा रहे हो तो आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप क्यों लॉन्च कर रहे हो, कितना खर्चा आएगा, कैसे सेल आएगा। तो सेल करने की जो जिम्मेदारी है सबसे पहले देखो आपकी है, वो किसी और की नहीं, वो एमआर की नहीं है। एमआर को तो सिर्फ डिक्टेट करोगे, ऐसे जाओ, ये करो, वो करो, यह काम आपका है। सेल निकालने की जिम्मेदारी मेडिकल रैप की नहीं है। ओवर द पीरियड, जब 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, आपकी कंपनी थोड़ी स्टेब्लिश हो जाती, तब यहाँ पे फील्ड वर्क काम, फील्ड फोर्स हो, तब इसका काम होता है। जो आपने सेल जनरेट किया है, जो आपने अपना रिलेशनशिप डेवलप किया, उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, उसको बढ़ाना। यहीं पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं, एमआर का काम है, मैनेजर का काम है सेल्स जनरेट करना, उनको रख लेंगे, उनको प्रेशर देंगे, उनसे काम करवाएंगे, सेल आ जाएगा। नहीं आएगा फ्रेंड सेल, ठीक है। शुरू में आप ही को सेल जनरेट कराना पड़ेगा, आप ही को दिमाग लगाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर्क प्लानिंग की बात करते हैं। अब वर्क प्लानिंग में क्या होगा, हेड ऑफिस की वर्क प्लानिंग होगी, फील्ड फोर्स की प्लानिंग होगी। 2 टाइप की प्लानिंग हमारे पास में हो जाएगी। कौन सी, जो हेड ऑफिस में बैठ के प्लानिंग होती है, वहां कौन कौन से लोग क्या करते हैं उसको हम देख लेते हैं, प्लस फील्ड में जो चीज प्लानिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हेड ऑफिस की चीजों को देख लेते हैं। तो हेड ऑफिस में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, फार्मा कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अपना एचआर हो गया, एचआर ह्यूमन रिसोर्स। अभी आप स्टार्टअप कंपनी हो तो एक ही एचआर आप रख सकते हो, या फिर खुद भी एचआर बन सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका फंड साइज है। भाई 10 15 20 लाख रुपए कंपनी खोलोगे तो खुद ही एचआर बन जाओगे, ठीक है, खुद ही सारा काम कर रहे होगे। या एक एडमिन रखोगे, वो एचआर का काम उसको सौंप दोगे, ऐसा कर सकते हो। फुल फ्लैश काम, यहाँ मैंने जो चीजें बताई है फुल फ्लैश कंपनी का एचआर होता है। कंपनी के अंदर एचआर क्या करता है, बेसिकली एम्प्लॉय मैनेजमेंट करता है, सैलरी मैनेजमेंट करता है और इंसेंटिव मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिस्पैच करना, देखना, कैलकुलेट करना, देखभाल करना, ये सारा काम, ठीक है। एचआर का बेसिकली काम ही हो जाता है। एडमिन क्या करता है, एडमिन ही बेसिकली ब्रिज की तरह काम करता है। फील्ड फोर्स और कंपनी के एचओ के जो लोग होते हैं, हेड ऑफिस के जो लोग होते हैं, उनके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, कनेक्शन की तरह काम करता है। फील्ड फोर्स को कुछ भी कहना है हेड ऑफिस में, एडमिन को बोलेंगे, एडमिन वो काम करा के देगा। फिर जो मतलब सेल्स मैनेजर हो गया, एचआर हो गया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हेड हो गया, वो क्या करेंगे, एडमिन को बोलेंगे फील्ड फोर्स से ये चीज चाहिए, तो फील्ड फोर्स एडमिन क्या करेगा, फील्ड फोर्स को बोलेगा, वहां से ले आके उनको दे देगा। एक ब्रिज की तरह काम करता है, राइट। तो इस तरह से चीजें चलती है। अकाउंट डिपार्टमेंट बेसिकली पेमेंट जो भी होता है, स्टॉकिस्ट से कौन सा पेमेंट आ रहा है, उसका कौन सा चेक बाउंस हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी डॉक्टर को चेक जाना है, किसी केमिस्ट को चेक जाना है, कभी कुछ जाना है, कभी जितना भी पेमेंट वाला होता है वो सारा काम होता है। पेमेंट पैसे वाला लेन देन काम अकाउंट का होता है, ठीक है। अभी इन लोगों को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं तो ज्यादा सही दिखेगा। चलो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके सेल जनरेशन, कैंपेन, ए टू जेड जितनी भी कंपनी के अंदर प्रोसेस होती है, सबका डिजाइन, फील्ड में जितना फील्ड वर्क को करना होता है, एरिया मैनेजर एमआर जितना भी काम धाम करते हैं, सब कुछ जिम्मेदारी पीएमटी की होती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, इनका काम होता है मालिकुल को रिसर्च करना, ब्रांड को रिसर्च करना, कंपटीटर ब्रांड का रिसर्च करना, ब्रांड की यूएसपी डिजाइन करना, कौन सा मैन्युफैक्चरर से बन के आएगा, कैसे बन के आएगा, कैसे पैकेजिंग रहेगी, सारे काम का झंझट यही। कुल मिला के प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, वही हिट कराती है। क्या क्या काम होता है यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट आउट कर दिए हैं। ब्रांड रिसर्च, मैन्युफैक्चरर सर्च, ब्रांड यूएसपी, कंपटीटिव एडवांटेज, प्रिंट मटेरियल, कंटेंट, इंसेंटिव सर्कुलर, न्यू ब्रांड एंड कैंपेन लॉन्च, विजुअल एड, कंटेंट डिजाइनिंग, ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो कि पीएमटी वालों को क्या काम होता है। बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा काम होता है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। एक पीएमटी का कंपनी के अंदर कौन कौन सा काम होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे काम हाईलाइट कर दिया। अब आप स्टार्टअप कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, आप ही एचआर हो, आप ही पीएमटी हो, तो ये सोच लो मैं यहाँ काम क्यों बताते जा रहा हूँ कि अब यही काम आपको करना होगा, राइट। आप 10-20 लाख रुपए में कंपनी लॉन्च कर रहे हो तो ये सारा ही काम आपको खुद करना होगा, ओके फ्रेंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या काम करना होता, तभी तो आप काम करोगे। तो ये सारा काम आपको खुद करना होगा।
ये पीएमटी डिपार्टमेंट का काम हो गया। उसके बाद हेड ऑफिस में और कौन से लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको छोटा कर देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या काम होता है, देखो आप अगर अकेले भी काम कर रहे हो ना तो एडमिन और ये डिस्ट्रीब्यूशन हेड, ये 2 पर्सन तो आपको रखने ही पड़ेंगे, बिना इसके काम चलेगा नहीं, ठीक है। एडमिन तो पक्का 100% रखना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम चाहे तो देख सकता है, आप उसको पकड़ा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन हेड का काम होता है स्टॉकिस्ट को ओपनिंग करना, स्टॉकिस्ट को क्लोज करना। स्टॉकिस्ट इसके बिना अपॉइंट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट के स्टॉक की अवेलेबिलिटी करना, कब मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डर जाएगा, कितना आपके पास स्टॉक रहेगा, कब ऑर्डर भेजना है, कब प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ मूव करना है, ये सारा मैनेजमेंट, ठीक है। स्टॉकिस्ट का पेमेंट टाइम पे आया कि नहीं आया, बाउंस हुआ क्या हुआ, प्रोडक्ट के ऊपर कितना बोनस जाना है, अब कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी होने वाला है उसके ऊपर बोनस देके लिक्विडेट कर देते हैं, कितना बोनस देंगे, ये सब डिसीजन टोटल, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन का जो सिस्टम गेम देखना होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है और कितने पे हम सेल कर रहे हैं, कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, रेशियो कितना मेंटेन रखना चाहिए, ये काम डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का होता है, राइट। तो वो लोग इसको देखते हैं। एक्सपायरी मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये बेसिकली काम, अगर मैं जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ये बेसिकली काम जो हो जाता है वो स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, इतना काम, ठीक है। छोटा कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा था, ह्यूमन, एडमिन, अकाउंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन हेड, ये सब एचओ के अंदर बैठते हैं, हेड ऑफिस के अंदर बैठते हैं। उसके बाद टेक्निकल एंड अदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट और होते हैं। टेक्निकल होता है जो कि रिपोर्टिंग वगैरह देखता है, कभी कोई एरर आ गया, बिलिंग वगैरह, बिलिंग सॉफ्टवेयर देखता है, ठीक है। कोई पंपलेट वगैरह कुछ डिजाइनिंग करना है, विजुअल डिजाइनिंग करना है, तो वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट डिजाइनर, ये सब कंपनी की इन हाउस ही होती है, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर, तो वो सब टीम, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मोटा मोटा आप समझ लो उतना, राइट। चलो, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके एचओ वाले हो जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं वर्किंग प्लान पे। हेड ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट, सबका फंक्शन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फील्ड फोर्स की, जहां से सारा बिजनेस आता है, ये कैसे वर्कआउट करता है, अंडरस्टैंड, जहां से बिजनेस आता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे फील्ड फोर्स, फील्ड प्लानिंग में 2 टाइप की चीजें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके थ्रू पूरा आपका जो प्रोडक्ट होगा मूव करेगा, मतलब फील्ड फोर्स जाएगा, बिजनेस जनरेट करेगा, तो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तभी तो बिजनेस आएगा, नहीं पर्चा निकाला बाउंस हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करना। इसमें कौन कौन से होते हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पहले कंपनी होती है, कंपनी से सीएफए पे माल आता है, सीएफए का फुल फॉर्म कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी होती है, और उसके सीएफए से फिर स्टॉकिस्ट पे जाता है, स्टॉकिस्ट से आगे जो है ये रिटेलर पे चला जाता है, ठीक है, ये रिटेलर चला जाता है। ये मैंने सीरीज पूरा बना दिया है, इस तरह से क्रम ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन को छोटा, इसको जूम थोड़ा कम कर देते हैं, राइट, इतना आपको पूरा दिखेगा, तो ये सही है। तो इसके बाद हम तो आपको पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन फील्ड फोर्स देख लेते हैं। चलो, अब फील्ड फोर्स में देखो सीरीज कैसे चलता है उसको भी देख लेते हैं। फील्ड फोर्स में क्या होता है, फील्ड फोर्स में हेड ऑफिस में सबसे जो जीएम होता है, कंपनी का मालिक होता है, उसके बाद, ठीक है, पहले कंपनी के मालिक, फिर जीएम, उसके बाद फील्ड नीचे आती चली जाती है। अभी आप स्टार्टअप कंपनी, तो ये अभी आप ही जीएम हो, आप ही एनएसएम हो, आप ही सब कुछ हो, ठीक, जो भी पोजीशन अपने आप को देना है। तो एनएसएम आ जाता है, नेशनल सेल्स मैनेजर, उसके बाद जोनल सेल्स मैनेजर आ जाता है फ्रेंड। जोनल सेल्स मैनेजर, अब एक एनएसएम के अंडर में 4 जोनल मैनेजर होते हैं, ठीक है, और एक जोनल मैनेजर के अंडर में 4 से 5 जो है आरबीएम होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, जो पर्टिकुलर एक स्टेट को देखते हैं। और उसके बाद एरिया मैनेजर के अंडर में आ जाते हैं, सॉरी, रीजनल मैनेजर के अंडर में आ जाते हैं 5 एरिया मैनेजर। जब तक आपकी कंपनी में 4 या 5 एरिया मैनेजर ना हो, तब तक कभी भी आरबीएम की पोस्ट क्रिएट नहीं करनी चाहिए, खर्चा आता है, कॉस्ट आता है। और एरिया मैनेजर के अंडर में होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो बेसिक बिजनेस जनरेट करता है, ओके। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब 5 हो जाते हैं, 4 या 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तब हमें एरिया मैनेजर रखने की जरूरत पड़ती है। 4-5 एरिया मैनेजर होते हैं तब हमें आरबीएम रखने की जरूरत पड़ती है। 4 आरबीएम हो जाते हैं तो फिर हमको जोनल मैनेजर, और 4 जोनल मैनेजर हो जाते हैं तो हमको एनएसएम रखने की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली सीरीज चलता है, इस तरह से फील्ड फोर्स को डिजाइन किया जाता है। अब इनका काम है ब्रांड प्रमोशन करना, वहाँ पे वर्क करना, कैसे वर्क करना वो मैंने सारी आपको प्रोडक्ट वाली में एक्टिविटी बता दिया कि ये सारी चीज एक्टिविटी करनी चाहिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो सारी एक्टिविटी करेगा तो बिजनेस मार्केट से आएगा, ठीक है। तो एक कंपनी शुरू कैसे होती है फ्रेंड, कौन कैसे हायरार्की है, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया है, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता क्या होता है, सब होता है, सब चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। लगभग काफी बड़ा वीडियो होगा। अब इसको छोटा करके मैं आपको थोड़ा सा पूरा दिखाने की कोशिश भी कर देता हूँ कि काफी बड़ा चार्ट है। कुछ लोगों ने बोला था कि इसको पीडीएफ में दे दो, तो पीडीएफ में फ्रेंड ये एक्चुअली मैक पे ही ऑपरेट होता है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा ये डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने कोशिश करके देखा बट मुझे सफलता नहीं मिली। हो सकता है ये हो जाता हो, बट अभी फिलहाल मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है ये चीज कैसे की जाती है। मैंने पीडीएफ में किया था बट वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, उसमें आ नहीं रहा था।
तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि सर इसको आप पूरा ना पीडीएफ में दे दीजिए जो आप पूरा बना रहे हैं। तो ये इतना बड़ा है ना, इसको खिसका खिसका के मैं एक एक चीज देखो बता, मैं सारा ओपन कर देता हूँ, आप इस पे देख लो कि कितनी बड़ी है ये चीजें। ये पीडीएफ के अंदर मैं डालने की भी कोशिश करूंगा ना तो आएगा ही नहीं। अंडरस्टैंड। देखो अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ना, तो आप ये देखो, हल्का सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो इतनी बड़ी चीज, इतना छोटा छोटा पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा ना, दिखेगा ही नहीं वो। अंडरस्टैंड। तो इतने सारे इसके अंदर चेन बने हुए, और ये चेन जो है मैक में ही चलता है एक्चुअली, तो विंडो में आता नहीं। विंडो में माइंड मैप वाला सिस्टम नहीं आता, आता तो पेड और बड़ा अलग से सिस्टम है फिलहाल, राइट। तो इसके लिए जब मैं मैक का यूज करता हूँ जब मुझे बनाना होता है तो बेसिकली सॉरी, मैं इसको नहीं दे सकता हूं फिलहाल पीडीएफ के फॉर्म में जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। मुझे देने में इस सीट को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि आप ले लो, इसको देख लो, मुझे 1% ना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को कहीं भी। आप देखो ये पूरा माइंड में मैंने बनाया है। अब मुझे, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर हर एक चीज ओपन करके बता दिया है, तो ये चीज मुझे देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने सारा बता तो दिया ही है। अंडरस्टैंड। बट क्या है कि ये मैक की चीज है, जो कोई मैक यूजर है मुझसे बोलेगा तो ये माइंड मैप करके जो एक्स माइंड करके मैं ऐप पे यूज करके बना रहा हूँ, उसको मैं फाइल ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर आप कोई मैक यूजर है मुझसे ये फाइल ले सकता है, उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप उस पर देख सकते हो। बाकी लोगों के लिए सॉरी डियर, ये किसी और पे काम नहीं करता है, इसलिए मुझे, और काम भी थोड़ा बहुत करता होगा तो मुझे फिलहाल उतना भी टेक्नोलॉजी में नॉलेज नहीं है, अपने काम भर का ही नॉलेज में रखता हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। देखो एक बार में पूरा क्लोज हो गया, एक बार में ही पूरा ये ओपन भी हो जाएगा, राइट। एक बार में 85 इसके अंदर लिंक है, देखो एक बार में पूरा ओपन हो गया, ये देख लो आप, अब पूरा एक बार में क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइंड मैप की ब्यूटी है कि यहाँ से थोड़ा समझना वगैरह काफी आसान होता है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब मुझे कोई बड़ा सा फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन करना होता तो माइंड मैप का यूज करता हूँ। आई होप कि जो मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश किया है, कौन सी स्टेप किसके बाद क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, कैसे बिजनेस जनरेशन होता है, वह आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ, ये मेरा मोबाइल नंबर है 699, इस साल का फीस है, आप बुक करके जूम सेशन मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं इन डिटेल कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तब भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया फ्रेंड, जो है ये फार्मा इतना बड़ा है कि इसको हफ्तों लग सकता है पढ़ाने के लिए, बट यस जितना भी मुझसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कम से कम टाइम के अंदर वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आप इसको फॉलो करके एक रफ पूरा ब्लूप्रिंट टाइप का आप बना सकते हैं कि अगर आप फार्मा कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ कैसे कितना टाइम लगेगा, कितना क्या चीज़ें होंगी, राइट। चलो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना यार, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मुझे मिलता है। और यस कमेंट करके आपको क्या इस चीज के अंदर अच्छी लगी, और ऐसे ही क्या वीडियोज आप और चाहते हैं, कौन से और टॉपिक के ऊपर ऐसा फ्लो चार्ट पूरा आप चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल में जाके बात करूं, आपको समझाऊं, कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। पूरी कोशिश करूंगा माइंड मैप के ऊपर जाके पूरा स्प्रेड करके ना अंदर का नॉलेज निकाल के लेके आऊं, ताकि आप चीजों बहुत अच्छे तरीके से ना बहुत ही इजी वे में चीजों को समझ पाओ, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।